सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके सीटेट एग्जाम 2012 के हिंदी विषय के पेपर को हल करवाने वाले हैं। दोस्तों, ये जो आपका पेपर है ये हुआ था नवंबर 2012 में, तो नवंबर का पेपर है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम सारे के सारे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 91 से लेकर के 99 तक के जितने भी क्वेश्चन है सब यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है गद्यांश, इसको पढ़ करके हमें आंसर देना है सारे क्वेश्चंस का। तो मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहां पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलकर के चला रहे हैं। मुझे वहां जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी, कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का जुरमुट थी। फिर वहां एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके दो साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में इस संस्थान की स्थापना की थी। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान SWRC। मेरे मन में संशय उठने लगे। आज के जमाने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती है। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन था। यानी कि लेखक देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि जो तिलोमिया के लोग थे वो अपनी समस्याओं को खुद सुलझाते थे। वहाँ के लोग स्वावलंबी और आत्मनिर्भर थे। वह सज्जन कहे जा रहे थे, हमारे गाँव आज नहीं बसे हैं, इन गाँवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले जमाने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और पहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझा रहे होंगे। जरूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट न होने दें, उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं, स्वावलंबी आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा है, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के ही अनुरूप चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठ कर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता से मतलब कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करे। तो भीष्म साहनी जी की ये रचना है, कहानी है। यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से तिलोमिया के बारे में बताया है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 है, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का क्या उद्देश्य था? ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना, उन्हें केवल अनुशासित करना, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना या उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना। तो सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना। तो ऑप्शन 3 जो है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा था गाँवों में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, लेखक का मानना था आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती है, ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है। चौथा देखते हैं, आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। तो ये बात यहाँ पर लेखक ने कही है। यहाँ पर आप देखिए, आज के जमाने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, उससे कटकर या अवहेलना करते नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इसमें से किसकी है? संस्थापक की, केवल गरीब और दलित महिलाओं की, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, या ग्राम प्रधान की? तो संस्थान के निर्णय और संचालन में कोई निर्णय लेना हो संस्था में और उसको किस तरीके से चलाना है, इसके लिए आधारभूत जो भूमिका होनी चाहिए यह उस गांव में रहने वाले सभी लोगों के ऊपर निर्भर करता था। सभी लोग मिलकर के कोई निर्णय लेते थे। तो ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे लगता है शब्दांश के। तो निर्भर में देखिए आत्म लगा हुआ है, सम्मान में भी आत्म लगा हुआ है, आत्मीय में भी आत्म उपसर्ग है, परमात्मा में नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, लेखक के अनुसार तिलोनिया गाँव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण है, तिलोमिया गाँव पिछड़े गाँव के रूप में जाना जाता है। वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, वहाँ के लोग अनुदान पर आश्रित है। केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें
ऑप्शन नंबर 2, वहां एक स्वावलंबी केंद्र चल रहा है। तो लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, क्योंकि उस गांव के लोग क्या है, स्वावलंबी हैं, यानी कि वो लोग अपनी समस्याओं के हल वो लोग खुद ढूंढते हैं और वो लोग आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 96 है, शताब्दी डैश समास का उदाहरण है। शताब्दी, तो शताब्दी, नवरात्रि, चौराहा, जहां पर भी संख्यावाचक शब्द आते हैं वहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है, आप सभी लोगों को पता है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं, गांधी जी डैश को मान्यता नहीं देते, आत्मनिर्भरता, कर्मठता, अकर्मण्यता या फिर सादापन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गांधी जी के अनुसार सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, ये सब उनके जीवन में शामिल थे। तो यहाँ पर अकर्मण्यता दिया है, ये बिल्कुल भी इसको उन्होंने मान्यता नहीं दी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही जगह, गांधी जी के अनुसार अकर्मण्यता को वो मान्यता नहीं देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन भी आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, आत्मनिर्भरता, स्वावलंब, अनुशासन या फिर अनुशासित। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुशासित। ये तीनों के तीनों ही संज्ञा के उदाहरण है, लेकिन अनुशासित जो है, जैसे कि वह व्यक्ति बहुत अनुशासित है, तो अनुशासित एक क्या हो गई, क्वालिटी हो गई ना। तो क्वालिटी जो होती है वो किस में आती है, एडजेक्टिव में आती है, विशेषण में आती है। क्वेश्चन नंबर 99 है, उपयोगी शब्द का विलोम है, अउपयोगी, अनुपयोगी, अनुपयोगी या उपयोगिता। तो अनुपयोगी इसका विलोम होगा, अपोजिट होगा, उपयोगी का अनुपयोगी। क्वेश्चन नंबर 100 से देखिए यहाँ पर 105 तक, यहाँ पर हमें उचित विकल्प को चुनना है इस कविता को पढ़ करके। ध्यान से इस कविता को हम पढ़ते हैं। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है लेखक, यहाँ पर काले बादल में रहती चांदी की रेखा, यानी कि जब बहुत विपरीत परिस्थितियां होती हैं, आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उस समय पर भी आपको एक आशा की किरण दिखती है। चांदी की रेखा का मतलब आशा की किरण आपको दिखाई देती है। तो काले बादल जाति द्वेष के, यानी कि काले बादलों का मतलब यहाँ पर क्या है, जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं, किस चीज की, जाति द्वेष की। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व कलेश की, जिससे लोग झगड़ा करते हैं, ये सब। काले बादल उठते पथ पर, नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ यह देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। तो ये सुमित्रानंद पंत की कविता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। पंक्ति का भाव क्या है, काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है, विपरीत परिस्थितियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है, बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, या अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। तो साफ साफ उत्तर दिख रहा है, विपरीत परिस्थितियों के बीच भी आशा की किरण दिखाई देती है, यही इस कविता में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 101 है, काले बादल किसके प्रतीक हैं। तो काले बादल दोस्तों जातिगत वैमनस्य, यहाँ पर आप देखिए जातिगत वैमनस्य इसमें दिखाया गया है, जाति द्वेष के प्रतीक है, विश्व कलेश के प्रतीक है काले बादल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें दिया है। बाकी गर्मी से मुक्ति ये गलत है, मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली ये भी गलत है, तूफान भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं, काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या श्लेष। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उपमा अलंकार। दोस्तों उपमा अलंकार में यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर रूप, रंग, गुण आदि किसी उपनिष्ठ धर्म के कारण किसी वस्तु की किसी दूसरी श्रेष्ठ अथवा अधिक प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाए, तो वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए काले बादल में रहती चांदी की रेखा लिखा हुआ है, तो इसमें उपमा अलंकार क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो काले बादल है, काले बादल में क्या चमकती, बिजली चमकती। बिजली की तुलना किससे की जा रही है, चांदी की रेखा से की जा रही है। बिजली की तुलना चांदी की रेखा से की जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, बिजली की तुलना चांदी की रेखा से किए जाने का मतलब कि यहाँ पर श्रेष्ठ वस्तु से तुलना की जा रही है बिजली की। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है उपमा अलंकार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जलज, जलद, घन या फिर पयोधर। तो घन, पयोधर और जलद ये तीनों बादल के पर्यायवाची, जबकि जो जलज है ये कमल का पर्यायवाची है। जलद नहीं बल्कि बादल का क्या होता है, जलद होता है। अगर द रहेगा तो बादल होगा, यहाँ पर भी देखिए, और अगर जा रहेगा तो क्या होगा, कमल हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, स्वतंत्रता का विलोम क्या है, परतंत्र, गुलाम, परतंत्रता या फिर पराधीनता। दोस्तों
स्वतंत्रता का जो विलोम होगा वो होगा परतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता, परतंत्रता, इसके अलावा पराधीन भी होता है। तो यहाँ पर देखिए पराधीनता दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्रता का सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, परतंत्रता। तो ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है, बादलों को, बिजली को, आशा की किरण को या निराशा को। तो आशा की किरण को देखने और सुनने की बात करता है, कठिनाइयों में भी आशा की किरण की बात करता है। तो ऑप्शन 3 से जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न है जिनका हमें उचित उत्तर चुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, भाषा स्वयं में संप्रेषण का एक मात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र। 2013 के पेपर में ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। भाषा स्वयं में क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं, भाषा का प्रयोग केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है या केवल परीक्षा में होता है। तो भाषा का ही प्रयोग करके हम एक दूसरे से अपनी बातों को कह पाते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए या बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। तो बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका निहितार्थ ये है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, जहाँ पर अच्छे से लोग भाषा बोलते हो, चाहे उसके घर के लोग हो, उसके विद्यालय में, हर जगह उसको भाषा का सही प्रकार से उपयोग करने वाले लोग मिले, जिससे वो सही से सीख पाए भाषा को। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है, अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना या विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, भाषा सीखने सिखाने का जो प्रमुख उद्देश्य है विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का सही से प्रयोग कर ले जाना। कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए, उस परिस्थिति में हम भाषा का सही से प्रयोग कर पाए। क्वेश्चन नंबर 110 है, एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना या भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तो बच्चों को भाषा प्रवेश के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाना। अब चाहे हम वार्तालाप के माध्यम से, चाहे ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से या किसी प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि आप भाषा के टीचर हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब दें, वस्तुनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें या बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दें। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में अगर कोई लैंग्वेज आप पढ़ा रहे हो तो आप बच्चों से ये अपेक्षा करेंगे कि वो बंधे बधाए हुए उत्तर ना दें। जैसे कि अगर कोई चैप्टर आप शुरू करने जा रहे हो तो उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आप बच्चों से पूछ रहे हो तो बच्चे उसका खुलकर उत्तर दें, केवल बंधे बधाए हाँ ना वाले उत्तर को ना दे, वो एक्सप्लेन करें उनके भाव, उनके विचार जो भी हैं, जो प्रश्न आप पूछ रहे हो, प्रस्तावना वाले प्रश्नों को, पूर्व ज्ञान वाले प्रश्नों को बच्चे उससे रिलेट कर पाए अपने आप को और अच्छे से जवाब दे पाए आपको। ठीक है, बंधे बधाए अगर जवाब देंगे बच्चे तो फिर भाषा नहीं सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 112 है, भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए या केवल निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। जो काम के प्रश्न हो, इस तरीके के प्रश्न बच्चों से पूछने हैं जिनका वो अपने जीवन में भी उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 113, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सब क्या है, केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, भाषा आकलन के तरीके हैं या भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। तो ये सब तरीके क्या है, बच्चों से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हो, परिचर्चा में भाग ले रहे हो, इसका मतलब भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं ये सब। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, बहुभाषिक या बहुसांस्कृतिक कक्षा, इसका मतलब क्या है, बहुभाषिक मतलब एक ही कक्षा में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी जो संस्कृति है, कल्चर है, वो अलग अलग है, क्योंकि भाई बहुत सारे अलग अलग धर्मों के बच्चे क्लास में आ रहे हैं एक ही कक्षा में, तो वो बहुत सारी संस्कृतियां भी अपना अपना कल्चर लेकर के भी तो आ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो कक्षा है जहाँ पर लोग बहुत अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और संस्कृतियां अलग अलग है, उस कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से ही परिचय कराना चाहिए, या बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। दोस्तों राइट आंसर है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान, सारे बच्चों की भाषाओं को बराबर सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, यानी कि जिस भाषा में आपको पढ़ाना है उस भाषा से भी बच्चों का परिचय कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। यही है भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, यानी कि जो हमारे खुद के अनुभव है, हमारे अपने लाइफ में जो हमने एक्सपीरियंस किया है, उन अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग हम कर पाए। क्वेश्चन नंबर 116 है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो या उत्तर पुस्तिकाओं? तो पोर्टफोलियो के माध्यम से हम बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति या किसी भी प्रकार की प्रगति का आसानी से हम लेखा जोखा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है या अभ्यास परक ही होनी चाहिए? तो जो भाषा की पुस्तकें हैं वो क्या है? भाषा सीखने में क्या है? एक साधन है। तो ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है? श्रुत लेख, लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना या प्रश्न पूछना और पढ़ी हुई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना? तो बच्चों की भाषा के आकलन का सबसे प्रभावी तरीका होता है प्रश्न पूछना और पढ़ाई गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। इससे क्या होता है कि हम ये जान पाते हैं कि बच्चों ने भाषा कितनी सीखी है और किस प्रकार से उसका वो उपयोग सही से कर पा रहा है। जब बच्चों से हम क्वेश्चन पूछते हैं और जो हमने पढ़ाई गई सामग्री है उस पर भी जब हम बच्चों से कहते हैं, अगर कोई चैप्टर हमने पढ़ाया है तो उसके बारे में हम बच्चों से पूछ रहे हैं या उस पूरे चैप्टर का सारांश पूछ रहे हैं, तो भी आसानी से बच्चे बता ले जाएंगे। उसका कंक्लूजन अगर हम पूछ रहे हैं वो अपनी भाषा में अच्छे से वो कह लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 है, भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने में क्या महत्वपूर्ण है? पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग या भाषा का व्याकरण? तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा में ही आपको पता है भाषा का पूरा व्याकरण आता है, रस, छंद, अलंकार, ये सब चीजें, मुहावरे, लोकोक्तियां, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब धीरे धीरे भाषा में जितने भी रूप हैं, जितने भी व्याकरण की चीजें हैं, सब धीरे धीरे बच्चे जब सीख लेते हैं तो भाषा का सही प्रकार से उपयोग कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक है, बाधक है, त्रुटियों को बढ़ावा देते हैं या बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं? तो जो पत्र पत्रिकाएं हैं ये भाषा सीखने में साधक होते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। इस तरीके से आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लिया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस करने के बाद बगल में एक घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे और आप सारी वीडियोस को हमारे ऐसे ही देखते रहे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिए। आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।